बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण निःशुल्क क्लासेस में। तो आपको उम्मीद करता हूँ सब सही दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो मैं सही दिखाई दे रहा हूँगा। और अब जो आपकी शिकायतें हैं कि सर थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, थोड़ा पास पास लिखो, जो भी शिकायतें हैं वो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखो अब आगे चलते हैं। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का जाना। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर सबसे पहले ग्रंथ किसने लिखा, परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, कब लिखा, कितने संस्करण, कितने भाग, कितने कवि, ये सारी बातें हमने की है। किसी को लगता होगा कि सर ये तो नॉन बेसिक जानकारी है, याद रखें बेसिक्स क्वेश्चन ही आते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। और इम्पॉर्टेंट बातें भी मैंने आपको बताई थी, आपको कितनी याद है मुझे नहीं पता, लेकिन याद होनी चाहिए कि सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक लेखन का जो प्रारंभ है वो किसने किया था, तो मिश्र बंधुओं ने किया था। सबसे पहले तुलनात्मक पद्धति क्या किसने अपनाई थी, तो मिश्र बंधुओं ने अपनाई थी। सबसे पहले आलोचना, साहित्यिक आलोचनात्मक पद्धति तो रामचंद्र शुक्ल है। अगर विधेयवादी पद्धति रामचंद्र शुक्ल है। गार्थ ततोसी ने 1839, 47, 70, 71 ये इतिहास के सन हैं। उसके बाद आते हैं हम शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा था। तज़किरा शूराई हिंदी लिखी थी मौलवी करीमुद्दीन ने। महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, ग्रेयर्सन का तो आप सबको पता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इनका ग्रंथ है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा था। हम बात करते हैं अगर शब्द सागर की भूमिका के रूप में किसने इतिहास छपा था, तो वो था रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे। उसके बाद देखिए राम कुमार वर्मा है। क्या है? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने 1938 में ही इतिहास लिखा था और ये इतिहास जो था वो भक्ति काल तक ही प्रकाशित हो पाया था। उसके बाद का जो भाग है वो प्रकाशित नहीं हो पाया था। क्लियर बात है? भक्ति काल तक जो है वो प्रकाशित हो पाया था। तो यहाँ पे इनके बारे में इतनी सी इम्पोर्टेंट बात है कि इनके जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसका नाम ये था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या था? आलोचनात्मक इतिहास। उम्मीद करता हूँ आप सारी क्लासेस बराबर रेगुलर देख रहे होंगे। अभी तक आप में से बहुत से साथियों ने सेकंड क्लास नहीं देखी है। लाइटिंग प्रॉब्लम है उसमें थोड़ी सी, ठीक है, किंतु इतनी भी लाइटिंग प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको जूम करके देख नहीं सको। उसमें दिखाई दे रहा है। चूंकि मैं हर शब्द बोलता भी हूँ तो उसे ध्यान से सुनिए भी तो सही है ना, फायदा होगा। ध्यान रखना, अगर अंत तक मुझसे जुड़े हुए रहोगे और ईमानदारी से शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहोगे तो आप निश्चित रूप से सफल होगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। ठीक है, जो भी साथी डायरेक्ट फेसबुक से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है 2 मिनट कष्ट होगा आपको। यूट्यूब पे आइए, नरेंद्र दान चारण नाम से सर्च कीजिए, चैनल आएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर नियमित जुड़े रहिए। कभी जल्दी तो कभी देर से, मगर पूरे दिन में क्लास जरूर मिलेगी आपको। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसके बाद में आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए इन दोनों को अलग से बताने का कारण क्या है मैं बताता हूँ। देखिए ये तो हैं सबसे बड़े फॉलोवर या कह सकते अनुसरणकर्ता। किसके? ये तो हैं सबसे बड़े अनुसरणकर्ता। किसके अनुसरणकर्ता हैं? ये हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसरणकर्ता, जबकि ये रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक हैं। कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी व्यक्ति की रचना या किसी व्यक्ति की मान्यताओं को अगर नतमस्तक होकर स्वीकार किया गया तो वो एकमात्र डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो ग्रंथ लिखे थे उनमें सबसे पहला था हिंदी साहित्य। 3 ग्रंथों का नाम आता है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। उसके बाद 1940 है ये हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और ये पहली उद्भव और विकास है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य, इन्होंने सबसे पहले जो है वो हिंदी साहित्य आदिकाल को आदिकाल कहने वाले सबसे पहले जो विद्वान थे वो यही थे। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि शुक्ल ने इनके ही आदिकाल को क्या कहा है, वीर गाथा काल का। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज मैं थोड़ा बड़े फुल साइज में ही लिख रहा हूँ और आपको सही, वेरी गुड, नाइस, दिखाई अच्छा दे रहा है।
ठीक है, तो दिखाई भी दे रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, तो 3 रचनाएं इन्होंने लिखी थी। अब मैं इसे मिटा देता हूं, आपको पता चल गया होगा। यहाँ कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप भी गए तो हर कोई स्टूडेंट सही करेगा। जहाँ से अच्छे क्वेश्चन निकलेंगे वहाँ मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा साफ भी इसको साफ कर लेते हैं ताकि दिखाई भी थोड़ा साफ दे। चलिए, अब देखिए हम पढ़ेंगे कुछ रचनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रचनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वो मतलब प्रकाशित करवाया गया, और वो कितने में था? 16 खंडों में। यहाँ से सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इस नाम से किसने लिखा था? AR सिंह ने और भोजराव ने भी लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हालांकि वो रचना हम पढ़ ली, लेकिन हम ये नहीं पढ़नी चाहिए, फिर मैं बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जब भूमिका के रूप में लिखा था तो इसका नाम कल हमने सीखा था हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो ध्यान रखना GCG, गणपति चंद्र गुप्त। तो याद रखना हिंदी साहित्य का इतिहास वैज्ञानिक दृष्टि से, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? GCG, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। ध्यान रखना गणपति, उस समय भी विज्ञान जो था वो चरमोत्कृष्ट पर था, तभी तो गणेश भगवान के जो है ऑपरेशन के द्वारा जो है वो एक तरह से सर जो है मतलब हाथी का सर लगता है, सूंड लगती है। तो कहीं ना कहीं हमें ट्रिक सेट कर रहे हैं। कृपया इसे, आजकल का समय बड़ा सेंसिटिव चल रहा है, लोग 2 मिनट में क्या है कि मतलब एक मुद्दा बना देते हैं कि सर हिंदू धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया वगैरह वगैरह, है ना। तो ध्यान रखना भाइयों ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ट्रिक सेट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास अर्थात गणेश भगवान को विज्ञान, यानी गणेश भगवान विज्ञान से परिचित थे। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? GCG। उसके बाद में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, अगर आलोचनात्मक पूछे, आलोचनात्मक इतिहास पूछे तो ध्यान रखना किसका है? राम कुमार वर्मा। किसका है? राम कुमार वर्मा। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का अतीत, अगर अतीत जानना है, किसी चीज़ का अतीत जानना है तो विश्व से परिचित होना पड़ेगा। विश्व प्रसाद मिश्र। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो अतीत है वो विश्वनाथ प्रसाद सिंह, सॉरी गलत बोल दिया, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह। अगर आपको पूछा जाए केवल हिंदी साहित्य, क्या केवल हिंदी साहित्य, तो धीरेन्द्र वर्मा। किसका नाम आएगा? धीरेन्द्र वर्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ध्यान रखना दूसरा इतिहास पूछा जाए तो फिर याद रखना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मैं बच्चन लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ गए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बच्चन सिंह, हाँ बिल्कुल, पहला बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन है, दूसरा बच्चन जो है वो बच्चन सिंह है। ठीक है, अगर दूसरा बच्चन अभिषेक बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, तो ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। 8वां अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये आधा अब मैं कोई ट्रिक बैठा दूंगा और ट्रिक बैठाते ही कहेंगे महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी कर दी, जैसे अभी डोटासरा जी में चल रहा है कि महिलाओं से माफ़ी मांगे, है ना। कोई भी आधा काम है, आधा काम छोड़ देती हैं सुमन राजे, है ना। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता था हंसी मजाक में, तो इसे भी सीरियस ना लिया जाए। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, है ना, आधा काम मत किया करो, है ना। सास बहू से कहती है आधा आधा काम मत किया करो, पूरा काम किया करो। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, आधा इतिहास, वो है सुमन राजे का। किसका है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का। देखता हूँ क्लियर दिखाई तो दे रहा है आपको। हाँ, अभी तक 2 रचनाएं और आ सकती है, ठीक है ना, अभी तक 2 रचनाएं और आ सकती है।
तो अब है उत्तरी भारत की संत परंपरा, है ना। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये मैं इम्पोर्टेंट ग्रंथ बता रहा हूँ। ये किसकी है? उत्तरी भारत की जो संत परंपरा। चलो ये बताओ, बहुत अच्छा ग्रंथ है ये भी। मेरे जैसे आगे मैं बताऊंगा, हिंदी काव्य धारा राहुल साकृत्यायन की। ये कमेंट आप सबको करना होगा, पहले आप कीजिए। हिंदी उत्तरी भारत की संत परंपरा किसका ग्रंथ है? नाम इसका प से स्टार्ट होता है। अब आप कोई बता सकते हो तो कमेंट फटाफट कीजिए। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी हिंदी साहित्य की, सॉरी, उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की। इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना, राजस्थानी नाम से 2-3 जितने भी ग्रंथ हैं उसमें एक ही व्यक्ति का नाम आता है, मेनारिया। ठीक है, मेनारिया। अब आप कुछ करो सर, आप पूरा लिख दो, हम नोट्स बना रहे हैं। मैं मानता हूँ आप नोट्स बना रहे हो, लेकिन चूंकि देखो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं विस्तृत क्लास यहाँ यूट्यूब चैनल पर ले पाऊँ, क्योंकि ये स्कूल के बाद इतना ही समय होता है कि एक ऑफलाइन क्लास होती है, एक इतना टाइम यहाँ निकल जाता है। उसके बाद पेपर्स भी बनाने पड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत उस पर काम करना पड़ता है, नोट्स अपडेट करने पड़ते हैं, तो इतना समय नहीं है। तो आप थोड़ा सा, आपके पास जो भी गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, मिश्रा पब्लिकेशन, प्रतियोगिता साहित्य, या फिर आपके पास जो भी गाइड हो, वो पास में लेकर बैठें और उसमें साथ साथ में देख लें कि आप यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे राजस्थानी मेनारिया जी के बारे में बताया है तो भाई राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये ग्रंथ है मोतीलाल मेनारिया का। इसके अलावा राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी है मोतीलाल मेनारिया का। इसके अलावा तीसरा जो हो जाएगा राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये भी किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? मोतीलाल मेनारिया का नाम है। अब मान लो डॉक्टर नगेंद्र, जैसे अब ये ग्रंथ जैसे पूछ लिया जाए, किसकी बात कर रहा हूं मैं? डॉक्टर नगेंद्र। तो ये सबको पता है आपको, डॉक्टर रीति काव्य की भूमिका, जो ये 16 खंडों में लिखा था ना, रीति काव्य की भूमिका, ये किसका ग्रंथ है? ये है डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? नगेंद्र का। यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा है? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, और जो, हाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास, कौन सा इतिहास? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। एक तो ये ग्रंथ और एक रीति काव्य भूमिका, ये जो हैं डॉक्टर नगेंद्र का। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं मेरी दृष्टि से, वो मैंने आपको सारी बता दी है, और उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होनी चाहिए। क्लियर बात है, आपको याद भी होनी चाहिए। कौन कौन सी बताई है? सबसे पहले मैंने बताई है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद हिंदी साहित्य का विकास नाम से शब्द सागर की भूमिका में रामचंद्र शुक्ल ने छापा था। डॉक्टर नगेंद्र के 2 ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास और रीति काव्य की भूमिका। उसके बाद में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पूछा जाए तो किसका होगा? गणपति चंद्रगुप्त का। आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का। किसका होगा? रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का अतीत है विश्वनाथ प्रसाद सिंह का है। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद सिंह का है। और अगर राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी भाषा साहित्य, ये ऐसा ग्रंथ है तो मेनारिया के। केवल हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा का। हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का। हिंदी साहित्य उत्तरी भारत की संत काव्य परंपरा, यह है परशुराम चतुर्वेदी का। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन, दर्शन नलिन, तो इतिहास दर्शन एक ग्रंथ हो रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, वो है नलिन विलोचन का ये ग्रंथ है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब फोन तो नहीं रहा, हाँ। अब देखो हम जो चीज़ पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम कि काल विभाजन। ठीक है, तो इसमें काल विभाजन में देखिए जो मिश्र बंधु है, मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन जो है 5 भागों में किया है। रामचंद्र शुक्ल ने जो किया 4, हम 5 भागों में आप सब पढ़ोगे। आरंभिक है, आरंभिक है, मध्यकाल है, ठीक है, तो और क्या नाम है, अलंकृत काल है, परिवर्तन काल है, वर्तमान काल है। तो ये 5 भाग है, ये आप पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर मैं सीधा रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करूँगा। रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया उस पर बात करूँगा। मैं मिश्र बंधु वगैरह नहीं बताऊँगा, क्यों? क्योंकि ये समय नष्ट करने वाली बात है, क्योंकि उनको पता है। सपोज दैट जैसे सबसे पहले भाई मिश्र बंधु, क्यों मिश्र बंधु बता रहा हूँ डायरेक्ट? क्यों? ग्रियर्सन का तो 12 अध्याय थे, कल हमने बात की थी। मिश्र बंधु ने सबसे पहले क्या दिया? आरंभिक दिया, आरंभिक का। दूसरा क्या दिया? मध्य, ठीक है।
तीसरा क्या दिया, अलंकृत, कौन सा दिया, अलंकृत काल दिया। चौथा क्या दिया, परिवर्तन काल दिया, क्या दिया, परिवर्तन काल दिया। और पांचवा क्या दिया, वर्तमान काल दिया। मैं बताऊंगा नहीं, है ना, क्या सर बता तो रहे हो, बताऊंगा नहीं, हाँ मैं बताऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इसको इन्होंने दो भागों में बांटा, किस में, पूर्व और उत्तर में। इसको इन्होंने क्या कर दिया कि पूर्व और प्रौढ़ में बांट दिया, फिर इसको इन्होंने क्या किया, पूर्व और उत्तर में बांट दिया, और इन दोनों का कोई विभाजन किया ही नहीं। ठीक है, यहाँ ये बस ये इतनी इंपॉर्टेंट बात जरूर निकल के आती है कि इन्होंने मध्यकाल को जो है वो पूर्व और प्रौढ़ में बांट दिया, बाकी सब में पूर्व और उत्तर चलता है। अब 71444 है, फिर 71300 है, 131444 है, ये सन वगैरह है, ये किताब में है और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मैं शुक्ल इसलिए बताऊंगा क्योंकि शुक्ल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार किसी ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई थी। ARC क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति जो है वो अपनाई थी, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। और फिर हुआ भी क्या, देखिए यहाँ पर, अच्छा पहले तो सीधा रहना पड़ेगा, है ना। देखो सबसे पहले आदिकाल। अब आदिकाल को उन्होंने क्या किया, इसको तो बांट दिया अपभ्रंश में और इसको बांट दिया वीर गाथा में। वीर गाथा में ध्यान रखना, वीर गाथा का जो है 1200 से 1375 है, विक्रम संवत है, ठीक है, 1200 से 1375 है, ठीक है। और ये जो है वो है 1075 से 1200 तक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आदिकाल को उन्होंने दोहरे नामकरण दे दिया, तो और दोहरा नामकरण देखिए, इस आदिकाल को उन्होंने क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। उसके बाद जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं, भक्ति काल जिसे ग्रियर्सन ने क्या कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है स्वर्ण काल। अब इसको देखो, भक्ति काल को किसकी देन कहा है ग्रियर्सन ने, ईसाइयत की देन कहा है। इसको बांट दिया निर्गुण और इसको बांट दिया सगुण। जब निर्गुण की बात करेंगे तो निर्गुण में जो है एक तो है संत परंपरा, और या इन्होंने किस में बांटा, देखिए ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, श्रय शुक्ल, क्योंकि संत और सूफी तो कहते हैं राम कुमार वर्मा, इन्होंने ज्ञानाश्रय पे, इसका प्रतिनिधि कवि था कबीर और इसका था जायसी। सगुण को फिर दो भागों में बांटा, एक कृष्ण भक्ति, दूसरा राम भक्ति। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, इनके हैं सूरदास और इनके हैं तुलसी प्रमुख, ठीक है। उसके बाद आता है रीतिकाल। क्या आता है, रीतिकाल। रीतिकाल तो जब, और उसके बाद में है आधुनिक काल, ठीक है। भक्ति काल, रीतिकाल, इसे पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा गया है। क्या कहा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहा गया। तो रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है ना वो बढ़िया है, ठीक है। ये 1375 से फिर 1700, 1900 से अभी तक इस तरह से ये चलता है। तो रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और बिल्कुल 1200 से 1375, फिर 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से वर्तमान। अब इन्होंने क्या किया लास्ट में कि जो आधुनिक काल है इसको भी फिर क्या कर दिया, 3 कालों में बांट दिया, 3 उत्थानों में, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, इस तरह से इन्होंने फिर बांट दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोहरा नामकरण जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रामचंद्र शुक्ल को हमने थोड़ा सा विस्तार से क्या क्या नामकरण किया। काल मैंने बता दिया, 1075 से आदिकाल 1075 से 1375 तक है, लेकिन ध्यान रखना 1350 है 75 है, ये भी कमेंट आपको करना ही पड़ेगा, हाँ ये भी करना ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1375 है, बहुत सरल नामकरण है। 1375। उसके बाद में ये जो है भक्ति काल, ये है 1375 से 1700, और ये जो है वो है 1700 से 1900। ये ध्यान रखना विक्रम संवत है, संवत की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये जो है 1900 से वर्तमान तक कह सकते हैं, वैसे 1984 भी आता है कहीं कहीं, ठीक है। तो
ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। क्लियर बात है? मिटा दूं मैं इसको? इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो भी मैटर हैं, जो भी कोचिंग संस्था हैं, उन सब के नोट्स आप लेकर बैठो पास में, तो थोड़ा पढ़ने में आनंद आएगा। कोई करेक्शन हो तो आप ज़रूर बताएं, व्हाट्सएप पर संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है, वैसे भी बहुत से चैनल ज्वाइन कर रखे हैं आपने, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है @नरेंद्रदान चारण, इस नाम से यूट्यूब है, इस नाम से ही जो है आपका टेलीग्राम है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर बात है? अब देखिए, अब आपको कुछ विशेष चीज़ें बताते हैं, बाकी नहीं बताएंगे, बाकी टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हम नहीं करेंगे। आदिकाल के नामकरण के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे आदिकाल के नामकरण की। आदिकाल के नामकरण, आदिकाल के नामकरण की बात देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नामकरण होगा और आपको ध्यान रखने लायक भी। सबसे पहले हम इसको लेंगे वीर गाथा। वीर गाथा काल किसने कहा है? ARC ने कहा है, ठीक है। मैं मुख्य मुख्य बताऊंगा। जैसे इसको आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, तो उसमें पहला नाम आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी नाम आता है इसमें, यानी ARC भी आता है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है ना, रमाशंकर शुक्ल रसाल का नाम भी आता है। उसके बाद इसको संधि काल, संधि और चारण काल कहने का काम किसने किया है? राम कुमार वर्मा ने। कौन कहता है? राम कुमार वर्मा ने। इसको केवल चारण काल कहने वाले कौन हैं? चारण काल ये कहने वाले हैं ग्रियर्सन। कौन है भाई? ग्रियर्सन है। उसके बाद इसको बीज वपन काल किसने कहा है? बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसको सिद्ध सामंत काल जो है वो किसने कहा है? राहुल साक्रात्यायन। किसने कहा है? राहुल साक्रात्यायन ने कहा है, ठीक है। इसको संक्रमण काल किसने कहा है? तो मुख्य नाम है राम खिलावन पांडे। इन्होंने इसको क्या कहा है? राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। क्लियर बात है? राम खिलावन पांडे, ठीक है। और हरिश्चंद्र वर्मा, दो है इसमें, हरिश्चंद्र वर्मा, इसको आरंभिक काल जो है वो कहा है मिस्र बंधुओं ने कहा है आरंभिक। वहीं इसको प्रारंभिक काल जो है वो कहा है GCG गणपति चंद्रगुप्त ने। ध्यान रखना इसमें MA यानी मिस्र बंधु आरंभिक है और यहाँ PG प्रारंभिक है गणपति चंद्रगुप्त। आरंभिक और प्रारंभिक में ध्यान रखना MA और PG एक ही होती है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो तो बढ़िया चीज़ है ना। हाँ, उसके बाद में है वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद सिंह, ये कहते हैं वीर काल। उसके बाद में यहाँ है अंधकार काल। इसे अंधकार काल किसने कहा है? डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। यानी कमल जो है वो अंधकार में ही उगेगा। अंधकार काल कहा है कमल कुलश्रेष्ठ में। उसके बाद है आधार काल है मोहन अवस्थी। क्या नाम है? मोहन अवस्थी। क्या नाम है? मोहन अवस्थी है। उसके बाद आविर्भाव काल, उसके बाद हाँ आविर्भाव
काल जो है वो कहा है शैलेश जेदी ने। किसने कहा है? शैलेश जेदी ने। और उत्तर अपभ्रंश काल जो है वो कहा है डॉक्टर हरीश ने। किसने कहा है? डॉक्टर हरीश ने। ये बात भी क्लियर हो गई। लगभग हमने शायद सब देख लिए हैं, कोई रहा नहीं होगा। ठीक है। और वीर काल, हाँ, विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने वीर काल कहा है। इन्होंने आगे चलकर रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो वीर गाथा काल कहा है, आदि काल कहा है, संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा, चारण काल ग्रेडसन, बीज वपन। ठीक है। अगर बीज बोना है, अगर खेत में बीज बोना है तो महावीर को तो पूजा करनी पड़ती है। अगर खेत में बीज बोना है तो महावीर की पूजा करनी पड़ती है। सिद्ध और सामंत जो हैं वो सिद्ध सामंत साक्रात्ययन, स इसको यूं ही सेट करो, सिद्ध सामंत साक्रात्ययन। क्योंकि अभी मैं राहुल से राहुल गांधी नाम आ जाएगा और उन पर कोई ट्रिक सेट कर दी तो मेरे जो कांग्रेसी विचारधारा के भाई बहन हैं वो नाराज़ हो जाएंगे कि सर आप मोदी पे तो कुछ बोले नहीं, है ना। तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता। सिद्ध सामंत और साक्रात्ययन। आरंभिक मैंने बता दिया, MA आरंभिक, मिश्र बंधु आरंभिक, और PG जो प्रारंभिक है वो गणपति चंद्र गुप्त हैं। वीर काल में है विश्वनाथ प्रसाद सिंह, VV विश्वनाथ वीर काल। अंधकार, कमल का कीचड़ में नहीं उगता, कमल कहाँ उगता है? अंधकार में उगता है। आधार, अगर कहीं अवस्थित होना है तो आपको आधार तो चाहिए ना, अवस्थित होने के लिए आधार चाहिए। ठीक है। शैलेश जेदी, ये आविर्भाव काल है। उत्तर अपभ्रंश जो है डॉक्टर हरीश का है। तो ये है आदिकाल का नामकरण। क्या नामकरण है? आदिकाल का नामकरण। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर है? तो मैं मिटा दूँ अब इसको। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई पूछा जाएगा। चलिए, हाँ जी। देखो मैं आपको फिर बता दूं, जितना समय मिल रहा है उस समय का सदुपयोग। आधा घंटा तो मैंने बोला है, जबकि मैं 1 घंटा लगभग आप लोगों को YouTube पे बराबर निःशुल्क देता रहूँगा और लगातार देता रहूँगा। और अब भाई देखो, ऑफलाइन क्लास जो होती है उसमें थोड़ा विस्तृत चर्चा हो जाती है, यहाँ पे चर्चा करते हैं तो समय नष्ट होता है। ये ऑनलाइन का थोड़ा सिस्टम यही रहता है। तो इस कारण से आप ये मत सोचें कि मैं उनको कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, आपको ये थोड़ा शॉर्ट में, वहाँ विस्तृत कुछ और बातें होती है, वो चर्चा हो जाती है, बस इतना ही अंतर रहता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपके सारे डाउट्स, हर टॉपिक पे जो मतलब डाउट्स हैं आपके, वो सारे क्लियर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूँगा। फिर भी जैसे कल भी एक कमेंट आया, सर आप मतलब वीडियो आपने डाला नहीं वगैरह ये वगैरह, तो थोड़ा धैर्य भी बनाए रखें। समय कई बार नहीं मिलता है तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन चूंकि देर सवेर आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। कल भी जैसे ऑफलाइन क्लास हुई नहीं थी, फिर भी आपकी क्लास हुई, तो थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम रह गई उसमें। आज वाली क्लास में ऐसा नहीं होगा, तो थोड़ा धैर्य रखें। आपको ज़रूर जो क्लासेस हैं वो बराबर मिलती रहेंगी। जैसे आज की क्लास जो है वो अभी तक 28 मिनट की हुई है, यानी हम अभी भी आगे कंटिन्यू क्लास को कर सकते हैं, तो हम कंटिन्यू क्लास को करते हैं। अब मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनते जाना। देखिए, आदिकालीन प्रवृत्तियाँ, आदिकालीन प्रवृत्तियाँ। सबसे पहले भाई आदिकाल में क्या क्या विशेष बातें सामने निकल के आती है। जैसे आदिकालीन में जो साहित्य लिखा गया उसमें, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, उसमें सबसे पहला है ऐतिहासिकता का अभाव। क्या है? ऐतिहासिकता का अभाव। भाई जो भी ग्रंथ लिखे गए थे उनमें ऐतिहासिकता नहीं थी, वो ऐतिहासिक दृष्टि से जो है वो सही ग्रंथ नहीं थे, या इतिहास को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, या उसमें जो घटनाओं का कालक्रम दे रखा था वो कहीं ना कहीं जो है वो मिसमैच हो रहा था, वो सही नहीं माना गया। दूसरी विशेषता क्या है? युद्ध वर्णन में सजीवता। युद्ध वर्णन, भाई देखो उस समय युद्ध वर्णन में सजीवता, युद्ध वर्णन में सजीवता। अब इसमें क्या होता है कि युद्ध वर्णन में सजीवता, इसमें ये होता है कि देश भर में
सब ओर से, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, देश में सब ओर से आक्रमण की पूरी संभावना थी। देश में सब ओर से आक्रमण की पूरी संभावना थी और निरंतर परिस्थितियां जो थी वो युद्ध की बनी हुई थी। ऐसे समय में एक युद्ध के लिए निरंतर, ऐसे समय में युद्ध के लिए निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्ग की आवश्यकता थी और वह वर्ग चारण था, जो युद्ध में राजाओं को युद्ध करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करता था, देश की सुरक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता था। ये परिभाषा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। एचपीडी की परिभाषा है कि देश में निरंतर मतलब युद्ध का माहौल बना हुआ था और ऐसे समय में निरंतर युद्ध करने के लिए एक वर्ग, प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्ग की आवश्यकता थी और उस समय यह काम बखूबी निभाने वाले थे चारण कवि। तो ये युद्ध, और वो युद्ध में खुद वो कहते हैं ना लाइव, आज का लाइव जो प्रसारण होता है ना, उस समय वो लाइव देखकर पूरा युद्ध लिखते थे। तो युद्ध वर्णन में सजीवता रहती थी, आंखों देखा, जैसा देखा वैसा, काल्पनिकता कुछ नहीं थी। तो युद्ध वर्णन में क्या थी? सजीवता थी। युद्ध वर्णन में काल्पनिकता नहीं थी। हाँ, ऊपर ऐतिहासिकता जो है वो, उसमें काल्पनिकता हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है? प्रामाणिकता में संदेह। प्रामाणिकता में संदेह। देखो, उस वर्ग में, उस समय जो भी रासो काव्य लिखे गए, आप देखोगे उन ग्रंथों की प्रामाणिकता में क्या है? संदेह बना हुआ है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं, यही बात कर लेते हैं कंटिन्यू। जैसे आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रामाणिक मानने वाले। किसको? रासो। हम रासो की बात करते हैं। भाई, रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन थे? तो ध्यान देवें, रासो को प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन थे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि, एक सेकंड, हाँ, तो मैं बताने वाला था, हाँ मैं ये बता, तो देखो, प्रामाणिकता में संदेह। उस समय जो भी रासो ग्रंथ लिखे गए थे, उन रासो ग्रंथों में प्रामाणिकता जो थी वो कितने प्रामाणिक हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, उसमें थोड़ा संदेह था। जैसे देखिए, सबसे पहले हम 3 वर्ग लिखेंगे यहाँ, प्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक और अप्रामाणिक। प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक और अप्रामाणिक, तीनों हैं। नीचे लास्ट तक आपको दिखाई दे रहा है, शब्द भी सही है, ठीक है। अब देखिए, प्रामाणिक जो मानने वाले हैं उनमें है, एक ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने मोहन के साथ दशरथ से मिलने अयोध्या गए, तभी जॉर्ज बंधु नगेंद्र से मथुरा में मिले। अब ये ट्रिक अगर आप याद कर लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल शानदार ट्रिक है, बहुत ध्यान से देखिए। कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने अयोध्या गए, तभी जॉर्ज बंधु नगेंद्र से कहाँ मिले? मथुरा में। देखिए, कर्नल ये प्रमाणिक मानता है, अर्थात कर्नल से टॉड की बात कर रहे हैं। श्याम सुंदर, तो ये हो गए श्याम सुंदर दास की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कवि है श्याम सुंदर, ये कौन है? मोहनलाल, ठीक है, विष्णुलाल पांड्या। कौन है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है। दशरथ शर्मा जी जो हैं इसे प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज जो है, जॉर्ज बंधु, जॉर्ज में ग्रियर्सन आ जाएगा क्या? ग्रियर्सन प्रमाणिक मानता है कैसे?
चलिए कमेंट बताइए आपने क्या पढ़ रखा है, आपके नोट्स में क्या लिख रखा है। क्या ग्रियर्सन जो है इसे प्रमाणिक मानता है अथवा नहीं मानता, फटाफट बताइए। जॉर्ज ग्रियर्सन। बंधु की बात आएगी तो मिस्र बंधु कौन है, मिस्र बंधु ये नगेंद्र है और ये है मथुरा प्रसाद दीक्षित, मथुरा प्रसाद दीक्षित। गलत लिख रहा हूँ ना मैं, हाँ मथुरा प्रसाद दीक्षित। कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ, कर्नल श्याम सुंदर आप देख सकते हैं, कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ, इस ट्रिक को याद करना हो ना कभी तो टुकड़ों में याद करो। कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ, कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ, कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने, कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने अयोध्या गए। कहाँ गए, अयोध्या गए। तभी जॉर्ज बंधु नगेंद्र से मथुरा में मिले, तभी जॉर्ज बंधु मथुरा में मिले, तभी जॉर्ज बंधु नगेंद्र से मथुरा में मिले। आप देखिए कर्नल जेम्स टॉड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, दशरथ शर्मा, ठीक है, अयोध्या सिंह, ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, नगेंद्र और मथुरा प्रसाद दीक्षित। तो बहुत शानदार ट्रिक है। अगर आप देखोगे अर्ध प्रमाणिक तो इसमें सीधा लिखो अगर हजार मुनि, अगर हजार मुनि सुने, अगर हजार मुनि सुने तो यह अर्ध प्रमाणिक है। अगर हजार मुनि सुने तो यह अर्ध प्रमाणिक है। अर्थात देखिए अगर चंद नाहटा, मैं बोल रहा हूँ आप कहोगे सर आप छोटा लिख रहे हो, अगर चंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, किसका नाम बोला मैंने, मुनि जिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी। तो ये चार व्यक्ति हैं जो से अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अगर चंद नाहटा, अगर हजार मुनि सुने तो यह अर्ध प्रमाणिक है। अर्थात अगर चंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी, इन चारों ने इसको क्या माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है। जबकि अप्रमाणिक मानने वालों की ट्रिक क्या है, डॉक्टर गौरी शुक्ल को किसकी दुकान से, मोहन की दुकान से क्या या मुरारी की दुकान से, हाँ मुरारी की दुकान से मोती श्याम की माला पहनाई, मोती श्याम की माला पहनाई, लेकर, मोती श्याम की माला लेकर पहनाई, ठीक है। तो ये है डॉक्टर गौरी देवी ने शुक्ल को मुरारी की दुकान से मोती श्याम की माला जो है वो पहनाई है। अब देखिए डॉक्टर से हो जाएगा वुलर, डॉक्टर वुलर, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, आपने सुना होगा नाम, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल, ARC की बात हो रही है, मुरारी दान की बात हो रही है, मोतीलाल मेनारिया की बात हो रही है, श्यामल दान की बात हो रही है। मोतीलाल श्यामल दान, मुरारी मोतीलाल है, श्यामल दान है, ठीक है। डॉक्टर वुलर, रामचंद्र शुक्ल, एक सेकंड कहाँ गया इसका, हाँ चलो आप तो बोलो, हाँ डॉक्टर गौरी देवी ने शुक्ल को मुरारी की दुकान से मोती श्याम की माला लेकर पहनाई। तो ये क्या है, अप्रमाणिक की ट्रिक है। तीनों ट्रिक आपके सामने हैं। पहली है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए कि आदिकालीन में जो रासो प्रमाणिकता में संदेह जो एक प्रवृत्ति आती है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि आदिकाल जो है, आदिकाल में जो रासो काव्य है उसको तीन तरह की मत हैं उसको लेकर। मेरी बात को समझ रहे हैं? आदिकाल में प्रमाणिकता में संदेह ये एक प्रवृत्ति हम पढ़ते हैं। तो प्रमाणिकता में संदेह को लेकर, रासों को लेकर भी तीन मत दिखाई देते हैं। पहला मत ये है जो अप्रमाणिक मानता है, दूसरा मत अर्ध प्रमाणिक मानता है और तीसरा मत जो है वो अप्रमाणिक मानता है। अब हम देखेंगे प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने अयोध्या गए, तभी जॉर्ज बंधु नगेंद्र से मथुरा में मिले। कर्नल जेम्स टॉड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु नगेंद्र और मथुरा प्रसाद दीक्षित, ये हैं प्रमाणिक मानने वाले। जबकि अर्ध प्रमाणिक की हम बात करते हैं तो अगर हजार मुनि सुने तो यह अर्ध प्रमाणिक है। अगर चंद नाहटा, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी ये अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। अप्रमाणिक की बात करते हैं तो डॉक्टर गौरी देवी ने शुक्ल को मुरारी की दुकान से मोती श्याम की माला लेकर पहनाई। डॉक्टर से डॉक्टर वुलर, गौरी से गौरी शंकर हीरानंद ओझा, शुक्ल से ARC, मुरारी से मुरारी दान और मोती से मोतीलाल मेनारिया और श्याम से श्यामल दान, ये सभी जो हैं वो
अप्रमाणिक मानते हैं। तो ये इस प्रकार से जो तीसरी प्रवृत्ति है प्रमाणिकता में संदेह, इसको लेकर हमने बात की है। अभी तक इसकी प्रवृत्तियां और भी बहुत बाकी है, उसके लिए आप देखते रहिए नरेंद्र दानचार्य निःशुल्क क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास, तीसरी क्लास और भी बेहतर हुई होगी, तो फिर शेयरिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अभी तक भी आप शेयरिंग कम कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइए कौन कौन अच्छे से शेयर कर रहा है, लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब करा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट सुपर डुपर हिट क्लास को लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि प्रथम कवि किसको माना जाता है, प्रथम रचना किसको माना जाता है, रासों को लेकर उत्पत्ति जो हुई है, रासो शब्द की उत्पत्ति है, रासक रासा रासा रासो, रहस्य से किसने मानी है, राजयस से किसने मानी है, रास से किसने मानी है। तो वहीं पर हम उसके बाद में जानेंगे कि प्रथम कवि कौन है और क्यों माना जाता है, किस रचना में कितने सर्ग है। हम पढ़ेंगे आगे रासो, जो जितने भी 7-8 रासो है वो रासो क्या हैं, किस तरह से उन्हें पढ़ा जाए कि याद हो जाए, कौन सा अपभ्रंश में है, कौन सा राजस्थानी भाषा में है, किस में डिंगल है, किस में पिंगल है, किसको रासो काव्य से बाहर कर दिया गया है, तो कौन रासो की अंतिम रचना मानी जाती है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नरेंद्र दानचार्य निःशुल्क क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभ रात्रि।